बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 34 और 35 को इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि जो लेक्चर्स पहले यूट्यूब पर शार्ट पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा शार्ट हैं, टॉपिक्स को स्किप किया गया है और थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं उनको काफ़ी जगह पे स्किप किया गया। और ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरम के प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में ज़्यादातर थ्योरम के प्रूफ आते हैं, तो आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं आपको तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कोई मसला परेशानियाँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस। टू डिफाइन अ रिकर्सिव फंक्शन वी नीड टू मेन पार्ट्स। तो जब भी हम कोई रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, इनका जो है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं जो खुद ही अपने आप को कॉल करते जाते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो खुद ही परफॉर्म करते हैं, उनको रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हमने अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला बेस केस, द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन। तो रिकर्सिव फंक्शन को जब भी हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू की ज़रूरत होगी। या तो वो एफ ऑफ ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, अगर वन से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एफ ऑफ वन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्सिव रूल। तो इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला हमें दे दिया जाता है, ए फार्मूला दैट डिफाइंस द फंक्शन यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज़। तो हमें एक फार्मूला दे दिया जाता है, ठीक है, जो कि फंक्शन को पिछली वैल्यूज़ जिसको हमने बेस केस या स्टार्टिंग वैल्यूज़ बोला है वो उसको इस्तेमाल करके जो है वो हमें नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है, रिकर्सिव रूल में क्या होता है कि हमें एक जनरल फार्मूला दे दिया जाता है जो कि पिछली वैल्यूज़ जो कि स्टार्टिंग वैल्यू होती है या उससे अगली वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते जा रहे होते हैं, जौन सी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो फिर उसको इस्तेमाल करके नेक्स्ट जो स्टेप है वो परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो वो किस शक्ल का होता है, वो एफ ऑफ एन शक्ल का होता है, एफ ऑफ एन माइनस वन शक्ल का होता है। ठीक है, जो कि हमें जनरल वैल्यू जो है वो फार्मूला हमें जनरल वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एग्जांपल है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन की, तो वो है फिबोनाची सीक्वेंस। तो अगर वो कह रहा है कि n ज़ीरो है या n बराबर वन है देन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन वन देन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, दैट इज एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि n की वैल्यू हमें ज़ीरो और n की वैल्यू वन हमें दे दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू ज़ीरो हो या वन हो तो फिर हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर दैन वन हो तो हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। और देखें कि इन दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके इस फंक्शन में पुट करके हमने ये दो वैल्यू जो हैं ज़ीरो और वन को हमने हासिल कर लिया, एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन हमने हासिल कर ली हैं। हेयर द बेस वैल्यूज़ आर ज़ीरो एंड वन। तो देखें ये हमें जो वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगी, बेस वैल्यूज़ होंगी, जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ जिनको हम बोलते हैं। हैंस द सीक्वेंस कैन बी फॉर्म्ड एज। तो देखें फिर ये जो फार्मूला है एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ ऑफ वन के बाद हम एफ ऑफ टू फाइंड करेंगे। वो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एन की जगह पे टू रखें, तो टू रखा तो यहाँ पे टू माइनस टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ वन। तो देखें एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास है, वो पुट करें तो एफ ऑफ टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह एफ ऑफ टू और एफ ऑफ वन की इस्तेमाल करके हम एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह एफ ऑफ फोर कर लेंगे, एफ ऑफ फाइव कर लेंगे। तो देखें कि ये क्या एक सीक्वेंस में फंक्शन चलता जा रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसमें ये चलता जा रहा है। तो देखें जब हम इसको एक तरतीब देखेंगे तो पहली वैल्यू हमारी ज़ीरो थी, दूसरी वन थी, फिर हमारी वन आ गई, फिर टू आ गई। तो देखें ये हमारे पास इस तरह का एक सीक्वेंस बनेगा, फिबोनाची सीक्वेंस हमारा इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो इस तरह होता है कि पिछली दो वैल्यूज़ को जमा करके हमें तीसरी वैल्यू मिलती है। देखें ज़ीरो और वन को हमने जमा किया तो हमें वन मिल गया।
इन दो को अगर जमा करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, अगर इन दो को जमा करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह करके ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो डिफाइन होता है। तो मैंने आपको बेस वैल्यूज़ भी बता दी हैं, और जो रिकर्सिव फार्मूला था ये वाला हमारा रिकर्सिव फार्मूला था, और ये इसके लिए ये वाली जो थी हमारी वो बेस वैल्यूज़ थी जो हमें स्टार्टिंग वैल्यूज़ दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने फाइंड f(1), f(2), f(3) एंड f(4) इफ़ f(n) इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाई f(0) इज इक्वल टू 1। तो ये देखें हमें ये बेस वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, f(0) हमारे 1 आ गई। हमने फाइंड आउट करना है f(1), 2, 3, 4, और हमें जो जनरल फार्मूला है वो देखें ये वाला दे दिया गया, और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलती जा रही है। तो बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, f(0) इज इक्वल टू 1। रिकर्सिव वैल्यू क्या है, f(n) प्लस 1 इज इक्वल टू f(n) प्लस 2। अब देखें हमने f(0) हमने फाइंड आउट हमें दी गई है, पहली हमने f(1) पुट कर निकालनी है, f(1) हमने निकालना है। तो आपने क्या करना है, n की जो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है वो पुट करें, n की 0 हमें दी गई है, तो f(n) 0 प्लस 1, तो ये f(1) बन गया, यहाँ पे f(0) आ गया, यहाँ पे प्लस 2, तो f(0) की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ये प्लस 2 जो है ये वाला आ गया, तो f(1) की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह n की वैल्यू अब 1 पुट करें, n की 2 करें तो 3 मिलेगा, f(3) मिल जाएगा, n की 3 मिलेगी तो f(4) मिल जाएगा। इस तरह करके आप सारे जो हैं वो 1 बाई 1 इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आपको जो स्टार्टिंग वैल्यू दे दी गई है वो आपने इस्तेमाल करनी है, और n की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके। फिर आप जो भी चाहे मर्जी जो है वो फंक्शन की वैल्यू जिस मर्जी नंबर पे निकाल सकते हैं। तो देख लें ये हमारे पास f(4) तक हमने फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिया। सिंपल आपने क्या करना है कि जो n की वैल्यूज़ दी हैं वहाँ से स्टार्ट करें, पहली 0 पुट करें, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह सो ऑन चलते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक इक्विपोटेंट सेट्स। Two sets are equipotent if they have same cardinality or number of elements written as A equipotent B। तो अगर दो सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि उनकी कार्डिनलिटी, हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके कार्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर्स क्या होता है कि किसी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी यानी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बराबर है, तो हम बोल देंगे कि ये सेट दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्विपोटेंट है। तो देखें इसकी एक एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन फ्राम A to B विच इज़ बाइजेक्टिव, हेयर f इज़ 1 to 1 आल्सो ऑन टू। तो देखें यहाँ पे एक सेट है हमारे पास A, दूसरा सेट B है, फंक्शन डिफाइन किया है A से B तक। तो देखें ये A जो है 2 के साथ, B 1 के साथ, C 3 के साथ, D 4 के साथ। तो देखें ये सारे जो हैं वो 1 1 भी हैं और ऑन 2 भी हैं, और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। तो हम ये बोल देंगे कि जो सेट A है वो इक्विपोटेंट है सेट B के। ठीक है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, और देखें कि इसमें जो 1 to 1 फंक्शन भी पाया जा रहा है कि हर एलिमेंट एक अलग एलिमेंट से मैप है। दूसरा, इस तरफ कोई भी एलिमेंट हमें खाली नहीं मिला, हर एलिमेंट की इस तरफ कोई ना कोई प्री इमेज लाजमी मौजूद है, तो ये ऑन 2 भी हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि द रिलेशन इक्विपोटेंट ऑफ बीइंग इक्विपोटेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो उसने कहा है कि ये जो इक्विपोटेंट का रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने 3 कंडीशंस पूरी करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से। ठीक है, तो जब ये कोई भी रिलेशन ये तीनों सेटिस्फाई कर देता है कंडीशंस, उसको हम बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसने बोला है कि ये जो इक्विपोटेंट का रिलेशन है ना, जिसको हमने इक्विपोटेंट डिफाइन किया कि यानी दो सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उनको इक्विपोटेंट बोल देंगे। तो ये नंबर जो इक्विपोटेंट है, किसी सेट का इक्विपोटेंट होना क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहली इसकी शर्त देखते हैं कि ए इज इक्विपोटेंट टू ए फॉर एनी सेट ए। आप कोई भी सेट ले लें तो वो सेट अपने सेट के तो बराबर होता ही है। देखें ए सेट हमने लिया 1 2 3, ठीक है, तो दूसरा भी सेट हमने ए 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों ए जो है वो इक्विपोटेंट हो गया ना, ये सेट जो है इसके बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो हर सेट अपने आप के इक्विपोटेंट होता है। तो देखें ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, ए रिलेटेड टू ए, यानी कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सेट की बात कर रहे हैं, वो उसी के बराबर, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखें ए इज इक्विपोटेंट टू ए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए इक्विपोटेंट है बी के, यानी कि ए अगर सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी किसी सेट में ए बी सी एलिमेंट्स हैं,
इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखें ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, तो बी भी तो ए के इक्विवेलेंट होगा ना, इसमें भी 3 है तो बी में भी 3 है और ए में भी 3 है, तो ये देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, तो देखें ए भी तो सी के इक्विवेलेंट होगा ना, ये भी अंडरस्टूड सी बात है। 3 सेट्स, अगर 3 सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, तो देखें जब ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई तो हमारा फंक्शन जो है, हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम इनका जो प्रूफ है वो देखते हैं। जो मैथमेटिकल प्रूफ है ये तो हमने सिर्फ कंडीशंस लिखी है ना 3, इनकी हम जो है वो अब बाकायदा प्रूफ देखते हैं कि लेट हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है ए से लेकर ए तक इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, यानी कि ए से लेकर ए तक हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, यानी कि बाइजेक्टिव का क्या मतलब है कि 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इफ़ इट इज़ डिफाइंड एज आई ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर हमने इस आइडेंटिटी फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया है कि अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ए हम डालें तो वो ए पर ही मैप कर दे। आइडेंटिटी फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि ये ऐसा फंक्शन होता है जो कि उसमें जो भी एलिमेंट डालें वो उसको उसी पे मैप कर देता है। तो देखिए हमने ए को डाला, उसने ए ही आंसर हमें दे दिया। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के तमाम ऐसे एलिमेंट्स को वो जब हम उसमें डालेंगे तो वो उन्हीं एलिमेंट्स पर मैप कर देगा। तो देखें जब हम इसमें A1, इसमें हम डिफरेंट किस्म के 2 एलिमेंट्स डालेंगे। देखिए हमने इस फंक्शन में A1 डाला और A2 डाला। ठीक है, A1 और A2 डाला तो देखेंगे हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे इस जगह पे, ये वाली जगह जो है, इसमें आपने A1 भी डालना है और A2 भी डालना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा कि ये जो चीज़ है, जब हमने फंक्शन में A1 डाला तो इसने A1 पे मैप कर दिया, जब इसमें A2 डाला तो इसने A2 पे मैप कर दिया। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी। तो देखें हमने एक एलिमेंट लिया था सेट ए का, तो दोनों मतलब के बराबर आ गए, यानी सेट ए का ये दोनों एलिमेंट्स बराबर ही हैं। सेट ए का हमने कोई A1 एलिमेंट ही लिया था तो वही चीज़ जो है वो हमें A2 की शक्ल में मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ए जो है वो इक्विवेलेंट है ए के। इफ़ ए इक्विवेलेंट बी देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी, हेंस एफ इनवर्स बी ऑफ इज आल्सो बाइजेक्शन। तो उसने कहा है कि अगर ए इक्विवेलेंट बी के है तो हमने ये पढ़ा है कि इक्विवेलेंट कब होता है, जब उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग हो, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन मौजूद हो। तो देखें अगर एफ फंक्शन हमारा ए टू बी है और ए है इक्विवेलेंट बी के, जब ए हमारा ए से लेकर बी तक है तो ए एफ इनवर्स क्या होता है, वो बी से ए तक हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो इनवर्स फंक्शन होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। अगर कोई फंक्शन इटसेल्फ बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। तो जब हमने एफ का इनवर्स लिया वो बी से ए तक चला गया तो वो भी क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो देखें जब ए से बी तक था तो ए इक्विवेलेंट बी बन गया, अब बी से ए तक है तो बी इक्विवेलेंट ए बन जाएगा। तो देखें हमने इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, इफ़ ए इक्विवेलेंट बी और बी इक्विवेलेंट सी, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, इसके लिए फंक्शन हमारा ए टू बी है, इसके लिए फंक्शन हमारा जी जो है बी टू सी है। दोनों बाइजेक्टिव हैं। इक्विवेलेंट तब होंगे जब दोनों बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई होती है जब 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। नाउ देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ जो इनकी कंपोजिशन है इन दो फंक्शंस की, जी और एफ की, एफ और जी की जो फंक्शन है जिसको हम जी ऑफ एफ बोलते हैं, कंपोजिशन जो है वो ए से सी तक हो जाएगी। ये कंपोजिशन हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि अगर फंक्शन ए से बी हो और जी फंक्शन बी से सी हो तो एक फंक्शन ए से सी होता है जिसको हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो वो भी कंपोजिशन भी जो होती है वो भी बाइजेक्टिव होती है। तो देखें फिर जब ए से सी तक आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये ए जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के। ठीक है, तो देखिए हमने ए इक्विवेलेंट बी था, हमारे पास बी इक्विवेलेंट सी था, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए जो है वो भी इक्विवेलेंट है सी के। ठीक है, तो ये देखें ये हमने प्रूव जो है वो इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि लेट ए एंड बी सेट्स विद एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। ए सेट में 2 3 4 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट्स में अनम बिलाल फाहद ये 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियरली वी कैन डिफाइन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखें अगर इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इनके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं, यानी कि 1 to 1 भी इसको बना सकते हैं और ऑन टू भी बना सकते हैं। ये 2 जो है वो अनम के साथ अटैच हो गया, 3 जो है वो बिलाल के साथ अटैच हो गया, 4 जो है वो फ़ाहद के साथ अटैच हो गया। तो देखें जो ये दोनों सेट्स हैं वो फिर क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि इनमें ये दोनों 1 to 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं, तो ये इक्विवेलेंट बन गए। अब देखें एफ ऑफ 2 जो है वो किस पे मैप हो रहा है,
जब 2 पे हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो अनम पे मैप हो रहा है, 3 पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं बिलाल पे, 4 पे अप्लाई कर रहे हैं तो फ़हद पे। अब एक रिमार्क है याद रखने के लिए कि द सेम आइडिया मे बी यूज टू शो दैट एनी टू सेट्स एनी टू फाइनाइट सेट्स विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो यही आइडिया जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये वाला एग्जांपल में, यही सेम आइडिया अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हों विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे सेट्स जो कि फाइनाइट हों और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो, तो हम यही आइडिया उनको इक्विवेलेंट साबित करने के लिए यही आइडिया हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है कि ए बी सी डी एक सेट है, ए सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि इसमें एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें 3 है, तो ये तो इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। तो देखें एफ इज़ नॉट 1 to 1, तो देखें जब हमने इसकी एरो डायग्राम बनाई तो ए जो है वो 1 के साथ, लेकिन जो बी और सी है ना वो 2 के साथ अटैच हो गए, यानी दो एलिमेंट्स 2 के साथ अटैच हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 नहीं रहा। तो जब 1 to 1 नहीं रहा तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं रहेगा। तो इसको हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट की जो सिंबल है उस पर हम लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी। रिमार्क्स क्या है, इफ़ टू फाइनाइट सेट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि अगर दो फाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, एक में 3 है एक में 4 हैं, तो वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि लेट आई इज इक्वल टू 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्लोज्ड यूनिट इंटरवल इसको बोलते हैं, 0 से लेकर 1 तक जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसको क्लोज्ड यूनिट इंटरवल बोलते हैं। एंड लेट एस बी एनी अदर क्लोज्ड इंटरवल से ए कोमा बी। ठीक है, हमने दो, और यूनिट इंटरवल जो होता है उसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक आई इंटरवल है क्लोज्ड यूनिट इंटरवल, और एक हमने दूसरा इंटरवल एस ले लिया जो कि ए कोमा बी है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ए जो है वो लेस देन बी है, यानी जो ए है इस इंटरवल ए कोमा बी जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, हमने फंक्शन एक डिफाइन किया है आई से एस तक। ठीक है, तो ये जो इंटरवल्स हैं ये हमारे पास क्या सेट्स का काम कर रहे हैं। जो इंटरवल्स होते हैं वो भी सेट्स होते हैं, आपने याद रखना है कि हर इंटरवल जो होता है वो एक सेट होता है। ठीक है, लेकिन हर सेट जो है वो इंटरवल नहीं होता। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक है, आप नेक्स्ट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में पढ़ेंगे जाके इनको। तो देखेंगे ये दोनों हमारे पास इंटरवल्स सेट का काम कर रहे हैं। तो हमने सेट आई से सेट एस तक एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स प्लस ए इज बाइजेक्टिव। इस तरह डिफाइन किया कि ये फंक्शन जो है क्या है, बाइजेक्टिव है, यानी 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखें एनी टू क्लोज्ड इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट बाय थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 से हमने ये चीज़ प्रूव की है कि जो कोई भी दो जो क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल जो भी होंगे उनके दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, ये थ्योरम 1 में हम प्रूव करके आए हैं। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पे क्या किया कि इस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, इसमें हमने इसको 1 to 1 प्रूव करने के लिए क्या किया, इसमें दो जो हैं वो एलिमेंट्स पुट किए, x1 पुट किया और x2। ठीक है, यानी कि x की जगह पे क्या किया, x1 पुट कर दिया और x2। यहाँ पे x1 आ गया b माइनस ए इंटू x1 प्लस ए, और यहाँ पे b माइनस ए x2 प्लस ए आ गया। ठीक है, तो देखें यहाँ से बाकी सारी चीज़ें जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके प्लस माइनस वाली चीज़ें कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x1 और x2 आ जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा x2 के। तो देखेंगे 1 to 1 आ गया। ठीक है, सेम फॉर ऑन टू। तो देखेंगे ये हमारे पास हमने यहाँ से 1 to 1 इसको प्रूव कर दिया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आप कोई भी नंबर इसमें पुट करें। फर्ज करें मैंने सबसे पहले 0 पुट किया इस फंक्शन में, तो 0 पुट किया तो हमें आंसर ए मिल गया। तो देखें एक आंसर के लिए, एक इनपुट के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, यानी कि हमें हर आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट हमने डाली है। देखें ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ऐसे ही प्रूव करते हैं ना कि हर आउटपुट जो हमें मिलती है उसके लिए कोई ना कोई इनपुट ज़रूर होती है। तो देखें ए आउटपुट हमें मिली है तो हमने 0 डाला था तो तब भी मिली है, तो यहाँ भी अगर 1 डालें तो हमें बी मिल जाएगा। तो देखें जब भी आउटपुट हमें मिलती है उसकी कोई ना कोई इनपुट ज़रूर होती है। तो ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखें हमने यहाँ पे इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया। बाइजेक्टिव ऑन 1 to 1 प्रूव करने का सिंपल सा मेथड है कि आप दो वैल्यूज़ इसमें एक्स की पुट कर दें, x1 और x2। बाद में आपको पता चलेगा कि अगर ये इनकी इमेजेस बराबर हैं तो इसका मतलब ये था कि वो एलिमेंट्स भी बराबर थे। ठीक है, यानी कि 1 to 1 का क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट पे ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दोनों की जो इमेजेस बराबर आ गई हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि दोनों की इमेजेस बराबर हैं,
यानी कि देखें ये दो सेट्स हैं, ये वाले, यहाँ के दो एलिमेंट्स की इमेजेस जो हैं वो बराबर आ गई, यानी आपने दो एलिमेंट्स इसमें से, यहाँ से दो एलिमेंट्स उठाए, फंक्शन में डाले और उनकी आउटपुट जो है वो एक ही आ गई। तो देखें कि अगर वो फंक्शन 1 to 1 था तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि अगर दोनों जो नंबर्स थे जो आपने डाले हैं वो बराबर हों, ठीक है। अगर फंक्शन आपका 1 to 1 है तो फिर आपके ये दोनों नंबर जो हैं जिनकी आपको आउटपुट एक मिली है, सेम आउटपुट दो नंबर्स के लिए मिली है, तो इसका मतलब ये था कि वो दोनों नंबर्स ही बराबर थे, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, दोनों की इमेजेस, यानी कि यहाँ पे जो इमेजेस मिलती है ना इस सेट बी में, दोनों की बराबर आई। तो हमने क्या देखा कि जब इमेजेस बराबर आई तो उसके नंबर जो एलिमेंट्स हमने डाले थे वही बराबर थे, वही बराबर थे, तो हमें बराबर मिली है, ठीक है। तो ये 1 to 1 और ऑन टू चेक करने के मैंने तरीका बता दिया। रीज़न क्या है कि सिंस एफ इज़ फंक्शन फ्राम आई टू एस इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि आई से लेकर एस तक जो फंक्शन था वो बाइजेक्टिव था, और एफ का इन्वर्स जो है वो एस से लेकर आई तक होगा, वो भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। कंसिडर एन अदर क्लोज्ड इंटरवल टी से सी कोमा डी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक और क्लोज्ड इंटरवल टी जिसको हमने बोला है सी कोमा डी, ठीक है, वो हमने कंसिडर कर लिया। वी कैन डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन जी फ्राम आई टू टी। तो देखें हमने आई से लेकर टी तक एक और फंक्शन जी डिफाइन कर दिया। किस तरह डिफाइन किया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी विच इज़ बाइजेक्टिव। तो ये भी बाइजेक्टिव है, ठीक है। इसको भी आप उसी मेथड से प्रूव करके देख सकते हैं कि x1 और x2 के लिए दोनों उनकी इमेजेस बराबर होंगी तो एलिमेंट्स भी बराबर हो जाएंगे। ये 1 to 1 के लिए अगर आप इसमें कोई भी आउटपुट जो आपको मिलती है वो किसी इनपुट के लिए मिलती है तो ये ऑन टू के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। तो सो बाई ट्रांसटिव वी कैन डिफाइन एन अदर बाइजेक्शन फंक्शन फ्राम एस टू टी। तो ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी के ज़रिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमने एस टू टी एक और बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया जो कि फिर एस एंड टी जो है वो इक्विवेलेंट हो गया। देखें हमारा एक फंक्शन एस से लेकर आई तक था, पहला फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था, फिर हमने एक फंक्शन जी डिफाइन किया आई से लेकर टी तक। तो देखें जो इनकी कंपोजिशन होगी जी ऑफ एफ वो क्या होगी, वो एस से लेकर टी तक होगी, वो भी बाइजेक्टिव होगी, ठीक है। तो देखें ये हमने चीज़ जो है वो रीज़न भी बता दी है, ठीक है, यहाँ पर तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं। सेट पी इज इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। इट आल्सो डिफाइन अ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन पी एंड ई। तो देखें आप एक एलिमेंट 1 के लिए आपको 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 के लिए आपको 1 को आप मैप करते हैं 2 पे, 2 को 4 पे, 3 को 6 से, इसी तरह 4 को 8 पे, 5 को 10 पे, इस तरह करके चलते जाएं। हर पी का एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी ई के एलिमेंट पे एक पे मैप हो जाएगा। तो देखें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, जनरल फार्मूला एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, यानी कि अगर आप इसमें ये वाला नंबर 1 डालें तो आपको 2 मिल जाएगा इस सेट का, अगर इस सेट का आप 2 डालें तो इस सेट का 4, यानी कि आप एक एलिमेंट डालते जा रहे हैं और एक एलिमेंट आपको मिलता जा रहा है। तो देखें यही तो कंडीशन है इक्विवेलेंट की, ठीक है, यानी कि यही कंडीशन है इक्विवेलेंट की कि फॉर एग्जांपल आप एक एलिमेंट डालें तो एक एलिमेंट ही आपको मिले। तो ये 1 to 1 भी हो गया और क्या हो गया, साथ ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पी और ई की जो कार्डिनैलिटी है ना वो सेम है, यानी पी में भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ई में भी उतने, क्योंकि देखें कि पी का हम एक एलिमेंट डालते हैं तो ई का हमें एक एलिमेंट मिल जाता है, फिर हम दूसरा एलिमेंट डालते हैं तो दूसरा मिल जाता है। तो जितने एलिमेंट्स पी के हैं उनके नतीजे में हमें ई के भी उतने एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पी जो है वो ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ई जो है वो क्या है, पी का सबसेट है, ठीक है। ई जो यहाँ पे क्या है, ई पी का सबसेट है। देखें कि ई के तमाम एलिमेंट्स पी के सेट में आ रहे हैं। देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 इसमें इवन नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में तमाम इवन नंबर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ई का सेट है वो सब सेट है पी का। ये सेट इज़ फाइनाइट इफ़ इट हैज़ सेम कार्डिनैलिटी एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखें यहाँ पे इनफाइनाइट की एक और डेफिनेशन आ गई कि एस सेट जो है वो इनफाइनाइट होगा अगर उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के बराबर हो, अदरवाइज एस इज़ फाइनाइट, वरना एस जो है वो फाइनाइट होगा। तो देखें काउंटिंग नंबर पी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स ऑल आर इनफाइनाइट। तो ये सारे सेट जो क्या हैं वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सेट्स की कुछ एग्जांपल भी मिली, हमने कार्डिनैलिटी को भी थोड़ा सा डिस्कस किया, इक्विवेलेंट सेट्स को डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमारे पास आप बने रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।